कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है ये अक्टूबर के 4th वीक की है, यानी अक्टूबर 2020 के 4th वीक की आज हम आपके साथ बैंकिंग अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे आरबीआई असिस्टेंट, आरआरबी एंड आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कीजिए। इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, आरबीआई फिक्स द मिनिमम नेट ओन फंड साइज फॉर एचएफसीज एट व्हाट अमाउंट। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए मिनिमम नेट ओन फंड कितना अमाउंट फिक्स किया है, तो ये किया है 25 करोड़ रुपीस। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक सेंट्रल बैंक है, तो इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिसाइड किया है जिसमें मिनिमम फिक्स्ड नेट ओन फंड 25 करोड़ रुपीस तक का इन्हें कैरी करना होगा या फॉलो करना होगा। ओके, अब बात करते हैं हम नेट ओन फंड की। देखो, नेट ओन फंड वह फंड होता है जब कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपने पेड अप इक्विटी कैपिटल, फ्री रिजर्व, बैलेंस इन शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व और सरप्लस अराइजिंग आउट सेल ऑफ असेट्स, तो ये जो फंड होता है इसको हम नेट ओन फंड कहते हैं। बट इसमें हम यदि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के माध्यम से यदि असेट्स को रिवैल्यूएट किया जाता है और उसकी नई जो वैल्यू निकल के आती है, तो उसका जो रिजर्व होता है उसे यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत मिनिमम नेट ऑन फंड 25 करोड़ रुपीस फिक्स किया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद अटलांटिस टू एक्सपेंड द डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया। यानी निम्न में से किस कंपनी ने अटलांटिस के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें इंडिया में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम को प्रमोट या एक्सपेंड करेगा, तो ये किया है मास्टर कार्ड ने। देखो, मास्टर कार्ड जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में है, इन्होंने अटलांटिस के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसके माध्यम से इंडिया में जो डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम है उसको इनहांस या उसको प्रमोट कर सकें। तो आपको याद रखना है, अटलांटिस के साथ मास्टर कार्ड ने पार्टनरशिप किया है। अगला क्वेश्चन है, गोवा इज गोइंग टू डेवलप इंडिया फर्स्ट सैंड डन पार्क विद असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो व्हाट इज द अमाउंट सैंक्शन बाय वर्ल्ड बैंक। देखो, गोवा में इंडिया का पहला सैंड डन पार्क को डेवलप किया जा रहा है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने वहां फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। तो आपसे पूछा है, वर्ल्ड बैंक ने इस सैंड डन पार्क के लिए कितना अमाउंट सैंक्शन किया है, तो ये किया है 3 करोड़ रुपीस, यानी अप्रोक्स 3 करोड़ रुपीस वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के फर्स्ट सैंड डन पार्क के लिए, मतलब उसको बिल्ड करने के लिए वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 3 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। तो आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो फर्स्ट सैंड डन पार्क है ये कहाँ है, तो आपको बताना है गोवा। आपको ये भी याद रखना है कि जो इंडिया का फर्स्ट सैंड डन पार्क है इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए का फंड फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर दिया है। अगला क्वेश्चन है, इन बायो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2020-21 मीटिंग, आरबीआई अनाउंस बैंक कैन डिप्लॉय मनी ड्रॉन फ्रॉम टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन इन 6 सेक्टर्स विच इज नॉट बेनिफिशियरी ऑफ देम। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक जो बायो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 2020-21, उन्होंने अनाउंस किया कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत 6 सेक्टर में जो फंड है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो बेनिफिशियरी इस 6 सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये है एनबीएफसी। यानी एनबीएफसी जो 6 जो सेक्टर हैं जिन्हें टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के माध्यम से फंड ड्रॉ करने की परमिशन दी जाती है, उसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब बात करते हैं हम 6 सेक्टर कौन कौन से हैं। इसके अंदर 6 सेक्टर आते हैं, एग्रीकल्चर, ओके, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योर रिटेल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर। तो ये 6 सेक्टर हैं। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से जो कॉमर्शियल बैंक हैं, इन सेक्टर्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए तक का फंड विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो फंड है ये मार्च 31 2021 के लिए तक अवेलेबल रहेगा, जो फ्लोटिंग रेट पर 3 साल तक के लिए जो इसका टेन्योर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको याद रखना है,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2020-21 की मीटिंग के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉमर्शियल बैंक को 6 सेक्टर में टारगेटेड लोन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए तक का फंड प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसमें जो एनबीएफसी हैं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उन्हें यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आपको याद रखना है। देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत जो 6 सेक्टर हैं, इनके नाम बताइए। तो आपको याद रखना है एग्रीकल्चर, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योर्ड रिटेल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर। तो दीज आर 6 सेक्टर्स which is fund provided by Reserve Bank of India under targeted long term repo operations. Okay. अगला क्वेश्चन है, SBI कार्ड इन एसोसिएशन विद विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड अ मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड फॉर दिल्ली मेट्रो कम्यूटर्स। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ने किस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है या एक एसोसिएशन किया है, जिसमें मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड जो दिल्ली के जो कम्यूटर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये किया है दिल्ली। देखो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एसोसिएशन किया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड के माध्यम से मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि जो दिल्ली मेट्रो कम्यूटर्स यानी कि जो पैसेंजर्स हैं उनको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड कार्ड को यहाँ डिजाइन करेंगे, जिसके माध्यम से जो मेट्रो कम्यूटर्स हैं उन्हें अपनी जो जर्नी है उसको इजी और कन्वीनियंट बनाया जा सके, जिसमें टैप एंड पे के माध्यम से जो इनका स्पेशल कार्ड है उससे आप अपना ट्रैवलिंग फेयर है उसको आप इजीली पे आउट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ एसोसिएशन किया है, जिसमें मिलकर मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड को दिल्ली मेट्रो कम्यूटर्स के लिए लॉन्च करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच कोऑपरेटिव बैंक पार्टनर विद एनपीसीआई टू लॉन्च ए रिवॉर्ड प्रोग्राम। यानी कि किस कोऑपरेटिव बैंक ने एनपीसीआई के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें रिवॉर्ड प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे। तो ये किया है एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक। एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप किया है, जिसमें रिवॉर्ड प्रोग्राम के माध्यम से जो बेनिफिट्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, ये किया है एसबीसी कोऑपरेटिव बैंक ने। अब बात करें एसबीसी कोऑपरेटिव बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर विद आईआईएफएल फाइनेंस ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टू सोर्स एंड मैनेज रिटेल गोल्ड लोन एसेट्स। यानी निम्न में से किस बैंक ने आईआईएफएल के साथ एक पार्टनरशिप की है, जो एक एनबीएफसी है, जिसमें जो रिटेल गोल्ड लोन एसेट्स है उसको मैनेज और उसको सिक्योर रखेगा। तो ये किया है कैथोलिक सीरियन बैंक ने। देखो, कैथोलिक सीरियन बैंक एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। इन्होंने आईआईएफएल जो एक एनबीएफसी है इसके साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसमें कैथोलिक सीरियन बैंक का जो गोल्ड लोन असेट्स है उसको आईआईएफएल के माध्यम से मैनेज और सिक्योर रखा जाएगा। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो कैथोलिक सीरियन बैंक है इनके पास इतना डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अपने बिजनेस को इन्हांस करने के लिए आईआईएफ जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, जिसमें रिटेल गोल्ड लोन को अपने पास ये कैरी रखेगा और साथ ही साथ उसको मैनेज और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो आपको याद रखना है, कैथोलिक सीरियन बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस जो एक एनबीएफसी कंपनी है इसके साथ टाई अप किया है, जिसमें रिटेल गोल्ड लोन एसेट्स को मैनेज रखेगा। अगला क्वेश्चन है, Echo General Insurance partner with Finserv Market, a subsidiary of Dash, to offer 2 and 4-wheeler insurance policy। यानी Echo General Insurance ने पार्टनरशिप किया है फिनसर्व मार्केट के साथ, जो किस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करेगा। तो ये है बजाज फिनसर्व। देखिए, जो फिनसर्व मार्केट है ये सब्सिडरी कंपनी है बजाज फिनसर्व की। इन्होंने Echo जनरल इंश्योरेंस के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसमें मिलकर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करेंगे। अभी कुछ समय पहले Echo जनरल इंश्योरेंस ने अमेजन पे के साथ एक पार्टनरशिप किया था, जिसमें अमेजन पे अपने प्लेटफॉर्म से Echo जनरल इंश्योरेंस को अपने प्लेटफॉर्म से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की इंश्योरेंस पॉलिसी सेल आउट करेगा। तो आपको याद रखना है, Echo जनरल इंश्योरेंस ये बजाज फिनसर्व के फिनसर्व मार्केट और अमेजन के साथ टाई अप किया है, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन अप्रूवल टू मैपल सेकंड बीवी
to acquire over 5% but up to 9.99% of paid up share capital of which bank। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मापले सेकंड बीवी को अप्रूवल दिया है जिसमें किस बैंक की जो शेयर पेड अप कैपिटल है उनको 5% से लेकर 9.99% शेयर को एक्वायर कर सकता है। तो ये किया है आरबीएल बैंक, यानी जिसे हम रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैपल सेकंड वीवी कंपनी को एक अप्रूवल दिया है जिसमें आरबीएल बैंक के 5% से लेकर 9.99% तक की जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसको एक्वायर कर सकता है। तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम आरबीएल बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसको फाउंड किया गया था 1943 में। इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक और इसके एमडी एंड सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा। अगला क्वेश्चन है विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर विद फ्री पे गार्ड रिटेल टू लॉन्च ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस। यानी किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने फ्री पे कार्ड के साथ एक पार्टनरशिप की है जो ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस लॉन्च करेगा। तो ये किया है आईसीआईसी जनरल लॉम्बार्ड इंश्योरेंस ने। देखिए आईसीआईसी जनरल लॉम्बार्ड इंश्योरेंस ने फ्री पे कार्ड रिटेल के साथ एक एमओयू या एक पार्टनरशिप की है जिसमें ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस को लॉन्च करेगा। देखिए बात करते हैं ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस की। तो इसके माध्यम से जो आईसीआईसी जनरल लॉम्बार्ड स्कीम है ये अपने कस्टमर्स को कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज हैं उनको इस ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस के माध्यम से प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज एक्सटेंडेड $1 बिलियन ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन सेंट्रल एशियन कंट्री। यानी किस कंट्री ने लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत सेंट्रल एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन का फंड एक्सटेंड किया है। तो ये किया है इंडिया ने। देखो इंडिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत $1 बिलियन यानी करीब 7,350 करोड़ रुपीस का फंड एक्सटेंड किया है। देखिए बात करते हैं ये जो फंड है ये इंडिया ने सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग के दौरान ये फंड अनाउंस किया जो 28 अक्टूबर 2020 को की गई। ओके, और इसको वर्चुअली इस मीटिंग को चेयर किया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। तो आपको याद रखना है इंडिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन का फंड एक्सटेंड किया है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच वर्थ फॉरेन करेंसी लोन साइन एग्रीमेंट बाई एनटीपीसी लिमिटेड विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अंडर द ग्रीन इनिशिएटिव। यानी कि कितना फॉरेन करेंसी लोन साइन एग्रीमेंट एनटीपीसी को जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के माध्यम से ग्रीन इनिशिएटिव के तहत दिया गया है। तो ये दिया गया है 50 जापानी येन बिलियन। तो आपको याद रखना है एनटीपीसी को जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने ग्रीन इनिशिएटिव के तहत जापानी येन 50 बिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। अब बात करते हैं ग्रीन की। देखो ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है इसका मतलब है ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन। इसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बैंक ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए जो फॉरेन करेंसी लोन के रूप में जापानी येन 50 बिलियन का फंड प्रोवाइड किया है। इससे पहले जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन एग्रीमेंट के तहत $1 बिलियन का फंड प्रोवाइड किया था। तो आपको याद रखना है इस समय जो एनटीपीसी को दिया है ये 50 बिलियन जापानी येन फंड दिया है। अच्छा फ्रेंड, आप बताइए अभी हाल ही में जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, तो आप बताइए उनका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।